गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी के लिए जो चैप्टर 3 है उसका रिवीजन वीडियो चल रहा है। तो देखिएगा, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने उस संधारित्र के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम बात करें संधारित्र की, तो संधारित्र एक वह उपकरण होता है जो आवेश को संरक्षित करता है, यानी अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करता है। इसके बाद हमने संधारित्र के प्रकार पढ़े थे कि समांतर प्लेट संधारित्र, उसके अलावा हमने गोलीय संधारित्र, और जो लास्ट टॉपिक था वो था संधारित्रों का संयोजन। यानी हमने संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ चुके थे। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है संधारित्र में, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए बच्चों, आपको पता है, पहले हम बता चुके हैं कि जो संधारित्र है वो अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करता है। ठीक है, अब आवेश को इकट्ठा करेगा तो इसका मीन्स उसके अंदर कुछ एनर्जी है वो स्टोर होगी। तो उस एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई संधारित्र है जिसकी ये धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक प्लेट है। क्लियर? ये धनात्मक प्लेट होगी और ये ऋणात्मक प्लेट है। आपको पता है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। क्लियर? और हम विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना एक संधारित्र जिसका विभव V है, V डैश मान लेते हैं, तथा जब उसको अल्प आवेश dq प्रदान किया जाता है तो विभव के कारण कार्य करना पड़ेगा। देखिएगा कि ये मान लेते कोई भी एक संधारित्र है, शुरुआत में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना? शुरुआत में अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें शुरुआत की, तो मान लेते इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 0 चार्ज है। Q का मान कितना है? 0। ठीक है, जब चार्ज 0 है तो इसका विभव भी कितना होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे आपने इसको कुछ चार्ज दिया, आपने मान लेते कि इसको Q डैश चार्ज दे दिया, Q डैश चार्ज इसकी प्लेट के ऊपर संरक्षित हो गया, तो इस Q डैश चार्ज की वजह से इसके प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा? एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। वो मान लेते हम क्या हो गया? V डैश है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही हम इस कैपेसिटर को यानी इस संधारित्र को और चार्ज देते हैं, जैसे हमने एक स्मॉल चार्ज dq दिया, तो अब क्या होता है कि ये जो चार्ज Q डैश इसके ऊपर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से विभव कितना है? V डैश। तो जैसे हम ये dq चार्ज देंगे तो ये वाला जो चार्ज Q डैश है इस चार्ज को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, मीन्स इसको प्लेट के ऊपर आने से रोकेगा। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? चार्ज को दे रहे हैं। तो यानी एक वर्क कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, विभव के अगेंस्ट। जो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभव है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? एक वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके अगेंस्ट जो वर्क होगा, कार्य करना पड़ेगा। अतः किया गया कार्य कैसा कार्य होगा? अल्प कार्य।
किया गया अल्प कार्य वो हम मान लेते हैं कितना होगा dw। तो dw कितना हो जाएगा v डैश डॉट dq। क्यों? आपको पता है कि हमने पढ़ाया है कि v बराबर क्या होता है q अपॉन w अपॉन q। तो यहाँ से अगर हम w निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा v इंटू क्यू। तो विभव कितना है v डैश है और चार्ज कितना है dq है। ठीक है, अब देखिएगा शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज कितना था 0 था। हम इसको धीरे धीरे चार्ज देते देते हम मान लेते कि फाइनल में इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया कैपिटल Q हो गया और उसका विभव कितना हो गया कैपिटल V हो गया। तो अतः 0 से Q आवेश देने तक किया गया कार्य, क्योंकि हमने कितना आवेशित करना है कैपिटल Q के बराबर उसको आवेशित करना है, तो किया गया कार्य किसके फॉर्म में संरक्षित होगा, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में। और कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है या संचित हो जाता है अतः ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा कार्य के बराबर W। और वो कैसे निकालेंगे हम, पूरा कहाँ से 0 से लेके और Q तक करना है आपको V डॉस BQ। क्लियर? अब देखिएगा अगर हम बात करें कि किसी भी संधारित्र के अंदर, ठीक है, अगर जो रिलेशन होता है किस किस का, C का, Q का और V का, अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखिएगा वो कितना हो जाएगा, चूंकि किसी संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होती है Q अपॉन V। तो यहां से देखिएगा Q का मान कितना हो जाएगा CV हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से हम बात करते हैं। देखिएगा अब यहां पर जो V है वो कितना है V डैश से रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। अतः Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो यहां से V डैश कितना हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा या वर्क बराबर कितना हो जाएगा 0 से लेके Q तक। अभी हमने क्या लिखा है V डैश DQ है, तो इस V डैश की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं हम 0 से Q तक Q अपॉन C इंटू DQ, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन C को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1 अपॉन C बाहर हो गया। Q DQ इसकी मान कितना होता है x की पावर n का समाकलन कितना होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, कहाँ से लेके 0 से लेके और Q तक। अब देखिए बच्चों यहाँ से अगर हम लिमिट रखते हैं तो 1 अपॉन C अपर लिमिट यानी Q² अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन 2, 0 का स्क्वायर यानी 0 हो गया। यानी हम इसको कितना लिखेंगे U बराबर कितना हो गया हाफ, ये सॉरी 1 अपॉन C है, ये हाफ Q² बाई C। ये क्या होता है किसी भी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी 1 अपॉन 2 Q² अपॉन C, ये होती है संधारित्र का मान स्थितिज ऊर्जा। अब देखिएगा अगर आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, जैसे कि वी नो दैट C बराबर क्या होता है, अगर हम निकालें C बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन V, C बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो देखिएगा U का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 Q² अपॉन Q अपॉन V। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया हाफ QV, ये भी किसका मान हो गया संधारित्र की ऊर्जा का, अगर आपको आवेश और विभव दिया होता है तो उस केस में। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखिएगा आपके पास क्या आई ऊर्जा U बराबर हाफ
क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अगर हम क्यू की बात करें, आपको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी। अगर यहाँ पर रखते हैं हम तो यू बराबर कितना हो गया, 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन सी, यानी यू बराबर कितना हो गया, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये होता है। तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि फॉर्मूले के अंदर कौन कौन से आपको वैल्यू दे रखी है। अगर सी वी दे रखी है तो फॉर्मूला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अगर आपके पास क्यू और वी दे रखी है तो उसकी जो ऊर्जा का फॉर्मूला है कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर आपको क्यू और सी की फॉर्म में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं विद्युत ऊर्जा के, यानी जो संधारित्र के अंदर जो विद्युत ऊर्जा है वो किस फॉर्म में होती है, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये भी लिख सकते हैं हम, या 1/2 सी वी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 1/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। क्लियर, इसको इधर का नोट नहीं करना है आपको। अब देखिएगा, अगर हम बात करें ऊर्जा घनत्व की या संधारित्र के प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व यानी और विद्युत क्षेत्र, एक साथ लिख लेते हैं इसको, यानी जो प्लेट होती है उनके बीच का जो ऊर्जा घनत्व है और विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, चूंकि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि जो सिग्मा है क्षेत्रफल या पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा कितना होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र किसी भी 2 प्लेट के बीच में, संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी अगर हम यहां से E इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहां से Q का मान निकालते हैं तो Q बराबर कितना हो गया, देखिएगा, अगर यहां से Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q इक्वल टू कितना हो गया, E A एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होगी बच्चों किसकी, Q की। ठीक है, अतः संधारित्र की ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा अभी हमने निकाली थी, U बराबर कितने होती है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, अब इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है ना, यहाँ पर इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। और आपको पता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो ये C की वैल्यू और Q की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे दोनों से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 क्यू स्क्वायर यानी E A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन C है तो C का क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। क्लियर, अब देखिएगा, यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं U इक्वल टू 1/2, ऊपर कितना हो गया, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। और बच्चों ये D है, ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, क्योंकि अपॉन में है। तो देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, A से क्या हो गया, A कैंसिल हो गया, यानी आपके पास U है वो कितना बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E डी। क्लियर, अब देखिएगा,
अगर हम बात करें क्षेत्रफल और डी को, ए क्या है यहाँ पर प्लेटों का क्षेत्रफल और डी क्या होता है प्लेटों के बीच की दूरी। तो अगर हम इसको आगे लिखें कि क्षेत्रफल और दूरी है वो क्या होती है, इसको एक बार मैं वापस से लिख रहा हूँ कि आपके पास u कितना आ गया 1/2 ए डी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, ये हो गया, ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो a इंटू डी, ए क्या है प्लेट की क्षेत्रफल, ठीक है ना, और d क्या है दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो आपको पता है क्षेत्रफल इनटू डिस्टेंस वो किसके बराबर होती है, आयतन के बराबर होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट e इंटू वी। अब v क्या होता है यहाँ पर आयतन हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि a इंटू डी, ये किसके बराबर हो जाएगा v, आयतन के बराबर। क्लियर। अब ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है इकाई आयतन की ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है, ठीक है ना। इकाई आयतन की जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है ऊर्जा घनत्व, यानी इसको स्मॉल u से लिखते हैं तो कैपिटल U अपॉन v। आयतन क्या होता है v, तो कैपिटल U कितना हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट e अपॉन v, सॉरी इंटू v अपॉन v, v से v कैंसिल हो गया, तो ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। देखो ये बच्चों स्क्वायर है, यहां से देखिएगा ये ई स्क्वायर है, ठीक है ना, कैंसिल नहीं हुआ है ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर आएगा। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको मैं वापस से देता हूँ कि u बराबर स्मॉल u 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या कहलाती है ऊर्जा घनत्व, ठीक है। अब देखिएगा जब किसी भी संधारित्र की प्लेटों को, देखिए बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि आवेशों का पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा। देखिए आवेशों का पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ ऊर्जा और विभव क्या होता है उसके बारे में हम बातें करते हैं। देखिएगा मान लेते कि आपके पास दो कोई भी चालक गोले हैं, ये मान लिया हमने एक चालक गोला A है और ये वाला चालक गोला कौन सा है B है। क्लियर। ये दोनों चालक गोले हैं, ये किसी कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं पहली कंडीशन में, ठीक है। तो मान लेते कि दो चालक गोले हैं, माना दो चालक गोले A व B किसी कुचालक स्टैंड पर रखे हैं, अतः तथा प्रथम गोले की धारिता C1 व दूसरे गोले की धारिता C2 है, ठीक है। पहले गोले की धारिता हम मान लेते C1 है और दूसरे गोले की धारिता C2 है। यदि इनको क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाता है, ये कैपिटल V लिखना है आपको, ठीक है ना बड़ा। यानी इनकी पहले वाले की धारिता कितनी है C1 है, दूसरे की धारिता कितनी है C2। आपने इसको Q1 आवेश दिया और इसको कितना दिया Q2, तो इससे विभव कितना हो गया, इसका V1 हो गया और इसका विभव कितना हो गया V2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः Q1 क्या हो जाएगा C1 V1 और Q2 कितना हो जाएगा C2 V2,
ये क्या हो गया, दोनों चालकों का आवेश। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इन चालकों को आपस में एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जोड़ने से क्या होगा कि आपको पता है जिसके ऊपर ज़्यादा आवेश है वो कम आवेश वाले गोले को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो लिखिएगा, यदि दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब कि जिसके ऊपर आवेश ज़्यादा था वो तो आवेश को ट्रांसफर कर देगा किसको, जिसके पास आवेश क्या हो जाएगा, कम है उसके पास। अब देखिएगा, जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो दोनों के पास जो विभव है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है ना। अतः विभव का मान समान हो जाता है। तो विभव का मान समान हो जाता है तो विभव कितना हो जाता है, देखिएगा विभव कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है ना। विभव क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कुल आवेश की तो कुल आवेश कितना है, Q1 और Q2, और धारिता कितनी है, C1 और C2। तो उभयनिष्ठ जो विभव है V वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, कुल आवेश बटे कुल धारिता C1 प्लस C2। यानी यहाँ से हम विभव कितना ले सकते हैं, Q1 का मान कितना है, C1V1 प्लस इसका C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बच्चों ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ विभव। क्लियर। अतः आवेशों के पुनर्वितरण से प्रारंभिक आवेश बराबर किसके होगा, अंतिम आवेश। क्योंकि आवेश कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि है, यानी आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो प्रारंभिक आवेश कितना है, मान लेते हैं कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, और अंतिम आवेश है वो मान लेते हैं Q1 प्लस Q2 है। तो प्रारंभिक आवेश की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, C1V Q1 डैश, ठीक है, और Q2 डैश है वो कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें Q1 डैश का और Q2 डैश का, वो कितना हो जाएगा, C1V अपॉन C2V, यानी V से V कैंसिल हो गया। अगर यहाँ से हम Q1 डैश अपॉन Q2 डैश है वो किसके रेशियो में आएगा, C1 रेशियो C2। यानी चार्ज का जो पुनर्वितरण है वो किस पर निर्भर करता है, दोनों संधारित्रों की धारिता के ऊपर। जिसका धारिता ज़्यादा होगी उसके पास चार्ज का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका धारिता कम होगी उसके चार्ज का मान क्या होगा, कम होगा। अब देखिएगा, लेकिन विभव का मान दोनों केस में क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि जब हमने जोड़ा है तो विभव का मान कितना हो जाएगा, बराबर। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, यस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि। तो देखिएगा जो ऊर्जा हानि है उसका फॉर्मूला कितना होगा, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। और ये जो ऊर्जा हानि है
यहाँ पर C1 C2 क्या हो गया, दोनों संधारित्र की धारिता, और V1 V2 क्या हो गया, पहले संधारित्र का विभव और दूसरे संधारित्र का विभव। तो यहाँ से देखिएगा कि जो ऊर्जा हानि है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, ऊष्मा के रूप में। किस फॉर्म में होगी, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।